1991 में क्या हुआ था? तो इस समय पीएम कौन थे? तो इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की सरकार था। नरसिम्हा राव की सरकार थे। और इस समय फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन थे? इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखना, बस ये चीज, दो चीज याद रखना। तो समस्या यही थी कि उस समय विदेशी मुद्रा का भंडार, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, फॉरेन करेंसी का जो भंडार है, केवल 15 दिनों के लिए बचा था। केवल 15 दिन तक हम आयात कर पाते। 15 दिनों के बाद हम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाते। जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चौपट हो जाता, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाता, दिवालिया होने वाली थी। महज 15 दिन बचा था, केवल 15 दिन बचा था। सोचो, जिस इंसान के पास आज के डेट में तो कोई एक मजदूर भी होगा, फिर भी उसके अकाउंट में कम से कम 1-2 महीने का वो सेविंग करके चलता है। तो सोचो, एक संपूर्ण देश की मैं बात करूं, एक कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण देश की मैं बात करूं। एक ऐसा देश है जिसके पास केवल 15 दिनों के लिए भोजन बचा है, केवल 15 दिन के लिए भोजन बचा है। 15 दिन के बाद वो बैंकरप्ट होने वाला है, दिवालिया उसके होने वाली है, चौपट होने वाला है, उसका इकोनॉमी पूरा कोलैप्स करने वाला है, पूरी त्रासदी आने वाली है। कि ऐसा समस्या आ गया था। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब सारा प्रॉब्लम इनके ऊपर आता है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? पीवी नरसिम्हा जी की सरकार थी, ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको कहते हैं कि देखो, भारत की इकोनॉमी पहले से चौपट हो चुकी है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है आप संभालिए। क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मतलब कि आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे वो। तो वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पीएचडी करी थी। अब सोचो, जो अर्थशास्त्री, इतने बड़े अर्थशास्त्री आरबीआई के गवर्नर रह चुके, तो सारा जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रॉब्लम था, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितने भी समस्या का समाधान करना था, ये सारा इनको हाथों में दे दिया कि भाई आप संभालिए, आप देखिए, वित्त मंत्री है, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप इकोनॉमिस्ट है, आप अर्थशास्त्री है, सारी समस्या आप इनको दे दिया गया। तब इन द लास्ट मोमेंट अब क्या होता है? अब देखो, अब ये क्या किए, अब ये सरकार, जो पीवी नरसिम्हा की सरकार थी, तो इन्होंने सारा दे दिया, सारा समस्या का समाधान दे दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दे दिया कि आप देखिए, इस समस्या का समाधान आप कीजिए। अब ये क्या करते हैं? ये चले जाते हैं IMF के पास। ये चले जाते हैं IMF के पास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये लोन दिया जाता है उन देशों को जिसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब है, जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, मतलब त्रासदी हो चुकी है, मतलब उसकी इकोनॉमी अब मतलब बहुत बदतर हो चुकी है, बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है, गरीबी स्तर में आ चुकी है। तब IMF उसको लोन दिया जाता है, उसके द्वारा लोन दिया जाता है। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब चले गए IMF के पास, अब वहां लोन के लिए अर्जी लगाए। अब IMF ने क्या बोला कि हम आपको लोन नहीं देंगे। भाई IMF ने बोला, अब एक ही उम्मीद बची थी, वो कहते हैं ना, तिनकों का सहारा, एक ही सहारा था, एक ही उम्मीद थी, एक ही किरण थी कि जाएंगे, कुछ उम्मीद से, कुछ आशा से हम जाएंगे कि यहाँ से कुछ हमको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से हमें कुछ लोन मिलेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए IMF के पास गए लोन लेने के लिए, लेकिन लोन देने से मना कर दिया। तिनके का सहारा एकमात्र सहारा था, है ना, एक ही उम्मीद थी, हम IMF के पास गए थे, लोन मांगने के लिए मना कर दिया। लेकिन बहुत गुजारिश करने के बाद पता चला कि हाँ, एक शर्त है, एक शर्त पर उसने बोला कि हम आपको लोन देंगे। वो शर्त क्या था कि आपको भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, आर्थिक सुधार करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके अर्थव्यवस्था में जो समस्या आया है, जो प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान करना होगा। केवल लोन लेने से नहीं होगा, उस अर्थव्यवस्था को, उस इकोनॉमी को सुधारना होगा, आपके आर्थिक अवस्था को सुधारना होगा। तो आर्थिक जो व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था को सुधारना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा, आर्थिक व्यवस्था सुधार, यहां लिख लो सुधार, आर्थिक व्यवस्था सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा, आर्थिक सुधार करना होगा। ये कब की बात है? ये 1951 की बात है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या करना होगा, क्या सिस्टम लाना होगा? तो LPG, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो यहां लिख लेना, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो, इसका हिंदी होता है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण। देखो भाई मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि किसी को समस्या ना हो। तो आईएमएफ के पास गए, एक ही उम्मीद बची थी, बोला कि एक शर्त मानिए, आप अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म कीजिए, अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार कीजिए, तब मैं आपको लोन दूंगा। वो क्या था? एलपीजी था। वो एलपीजी सिस्टम बोला था कि एलपीजी सिस्टम लाइए, एलपीजी का रिफॉर्म कीजिए, एलपीजी का सुधार कीजिए। ये एलपीजी क्या सिस्टम था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको तीन चीजें सुधार करना पड़ेगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब समस्या होती है उदारीकरण, निजीकरण, ये वैश्वीकरण क्या? अब एक नया टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। देखो आईएमएफ के पास गए थे, आईएमएफ इसने क्या बोला, यहां कलर में चेंज करता हूं, आईएमएफ गया था, इसने बोला कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कीजिए, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कीजिए। इसमें क्या लाइए? एलपीजी सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी। मैंने बताया पिछले स्लाइड में, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सिस्टम लाइए, ये सुधार कीजिए, तब मैं आपको लोन दूंगा। इसका क्या हुआ कि लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, आपको उदार रहना है, सहज रहना है, विनम्र रहना है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना, बाधा उत्पन्न नहीं करना। कहां उत्पन्न नहीं करना? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि आप अपने देश में, आप अपने कंट्री में, भारत में आप प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दीजिए, है ना। जो छोटी छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनी तक जितनी भी प्राइवेट से कंपनी हो सकती है, उस प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दीजिए। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन कीजिए, मतलब वैश्वीकरण कीजिए, मतलब विदेशी कंपनी को भी आने का निमंत्रण दीजिए। अब याद करो 1947 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो उस समय जो नेहरू जी थे, तो उन्होंने क्या सिस्टम लाया था? मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन जिसे लगता है कि प्राइवेट कंपनी खोले, वो खोल सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा नहीं देंगे। हम किसे बढ़ावा देंगे? हम सरकारी कंपनी को बढ़ावा देंगे, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव होता। अब जिस कंट्री में समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, तो वहां तो वैश्वीकरण हो पाना, मतलब विदेशी कंपनी का निमंत्रण देना तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो उस समय नेहरू जी विदेशी कंपनी को भारत में आगमन नहीं किए थे, उस समय विदेशी कंपनी नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया? आईएमएफ ने बोला कि एलपीजी कीजिए, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अब विदेशी कंपनी को निमंत्रण दीजिए। अब समस्या आता है कि भाई हम तो अपने देश में प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा नहीं देते, आप बोले विदेशी कंपनी को निमंत्रण दे, ये कैसे हो सकता है? तो भाई देख लो, यही एक सिस्टम, यही एक रास्ता बचा है। तो कहावत है ना, इंसान मरता क्या ना करता है। अब एक ही रास्ता बचा है, तो क्या नहीं करेगा इंसान? हम लोग राजी हो गया कि चलो कोई बात नहीं, एक ही रास्ता, तो हम लोग राजी हो जाते। तो उन्होंने क्या किया? एलपीजी का सुधार किया। एलपीजी उन्होंने कहा कि चलो भाई मान लेते हैं एलपीजी का सुधार भारत में लाएंगे। मतलब लिबराइजेशन, हम उदार रहेंगे, मतलब सहज रहेंगे, विनम्र रहेंगे, किसी प्रकार कोई अड़चन नहीं डालेंगे, कोई प्रकार की मतलब समस्या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। क्या किसमें नहीं करेंगे? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, विदेशी कंपनी को भी निमंत्रण करेंगे। विदेशी कंपनी भारत में आएगी, अपनी फैक्ट्री लगाएगी, अपनी कारखाना लगाएगी, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां उसको भी बढ़ावा देंगे, उसको भी हम किसी प्रकार से रोक टोक नहीं करेंगे, उसको भी हम बढ़ावा देने के लिए आगे उसको हम बोलेंगे कि चलो भाई तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी अपनी प्राइवेट कंपनी को, छोटे छोटे कंपनी को अब आगे बढ़ावा देंगे। तो इससे क्या हो गया? उदारीकरण हो गया, लिबराइजेशन। अगर आपकी इच्छा सरकारी कंपनी भी आप खोल सकते हो, तो ये हो गया उदारीकरण। उदार रहेगा, है ना, सहज रहेगा। और पी से हो गया प्राइवेट कंपनी, मतलब निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। ये हो गया विदेशी कंपनी को बढ़ावा देगा, मतलब विदेशी कंपनी आएंगी भारत में और अपनी फैक्ट्री लगाएगी और प्रोडक्शन करेगी और यहाँ उत्पादन करेगी। और प्राइवेट कंपनी बढ़ावा देंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी यहाँ खोलेगी, नए से नई कंपनी खोली जाएगी, है ना, उनका प्रोडक्शन होगा, नया से नया उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और सरकार कैसे रहेगी? उदार रहेगी, सहज रहेगी। अब देखो अब क्या होता है। अब तो ये सिस्टम एलपीजी सुधार भारत में ला दिया गया। अब आईएमएफ ने लोन दे दिया। आईएमएफ ने लोन दे दिया। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 1991 ईस्वी में ये रिफॉर्म किया गया था, 1991 में रिफॉर्म किया गया। अब देखो, अब जैसे ही एलपीजी सिस्टम लाया गया भारत में, अब क्या हुआ? बहुत सारी तमाम प्रकार की जो छोटी छोटी कंपनियां थी भारत के अंदर, वो सारी कंपनियां खुलने लगी। अब सरकार के द्वारा बढ़ावा मिल गया, सरकार के सहायता मिल गया, मतलब उनकी सहमति मिल गई कि अब तुम भी बढ़ो, तुम भी अपने छोटी छोटी कंपनियां है, जो भी स्टार्टअप है, छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक, जितनी भी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर के बड़ी इंडस्ट्री तक, सारे उद्योग, सारे कंपनी फैक्ट्री से लगना शुरू हो गए। सारे छोटे कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी का विकास होना शुरू हो गया। अब केवल भारत में प्राइवेट कंपनी का विकास नहीं हो गया, विदेशी कंपनी भी आने लगे। अच्छा, विदेशी कंपनी आएंगे तो क्या यहाँ ढोल बजाएंगे? नहीं, यहाँ ढोल नहीं बजाएंगे, यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब जैसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, इंडस्ट्रीज लगेगा। तो मैंने क्या पढ़ाया था द्वितीय क्षेत्र में? कहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था? द्वितीय क्षेत्र से तो स्टार्ट किया था कि बताओ ऐसा क्या कारण है कि द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। आइए फिर से मैं उसी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो, केवल एक टॉपिक को समझाने के लिए इतना टॉपिक मैं आगे लेकर के आया हूँ। देखो कहां गया था मैंने, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्त।
मेरे भाई यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या वजह रह गई जो द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, 29% हो गया, लेकिन जब बात करते तृतीय क्षेत्र के वो 56% विकास कर गया। मतलब द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं, विकास तो हुआ भाई 1971 में तो 15% था, 17-18 की बात करते हैं 29%, तो विकास तो हुआ, लेकिन जब कंपेरिजन करते हैं तृतीय क्षेत्र से तो यहाँ 29% था, लेकिन यहाँ 56% हो गया। लेकिन जब यहाँ कंपेरिजन करते तो द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का विकास हो गया। साधारण सी इकोनॉमी की ये डेफिनेशन थ्योरी है कि विकास धीरे धीरे होता है, अचानक डेवलप नहीं हो जाता। तो ये मतलब कि एक शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छा मतलब कि अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा कि द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हो, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हो गया। कोई भी पौधा लगता है तो धीरे धीरे विकास होता है, बिना पत्ती का फल नहीं आता, बिना फूल के फल नहीं मतलब निकलते, उसमें पत्तियां आएंगी, उसके बाद फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा। और बायोलॉजी का स्टूडेंट तो बेहतर तरीके से आप लोग समझते होंगे कि फल के बाद फूल के बाद ही फल लगते हैं। तो बताओ बिना पत्तियों के बिना तना के कैसे फल लटक जाएगा भाई, समझने की वाली बात है ना। तो द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हुआ। तो अब बात समझ में आई कि द्वितीय क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमी एक प्रकार से त्रासदी आ गई थी, एक प्रकार समझ लो मतलब एक प्रकार से कोलैप्स कर गया था, पूरा मार्केट ही कोलैप्स कर गया था, त्रासदी आ गई थी। और जब मार्केट में त्रासदी आ गई, पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई, तो विकास कैसे होगा। तो प्रोडक्शन ही ठप कर गया था, प्रोडक्शन जीरो हो गया था, शून्य हो गया था, जिसके कारण जब प्रोडक्शन जब शून्य हो गया था, निर्यात करना बंद हो गया, आयात हो रहे थे। एक समय ऐसा आता है हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है एकदम केवल 15 दिन विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें केवल 15 दिन के लिए भोजन बचा था, केवल 15 दिन तक ही हम आयात कर पाते, इंपोर्ट कर पाते। तब जाकर के एक निर्णय लिया गया एलपीजी सुधार किया गया, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि सरकार को उदार रहना, सहज रहना, किसके प्रति, निजी कंपनियों के प्रति, प्राइवेट कंपनियों के प्रति और विदेशी कंपनियों के प्रति। तब जाकर के बहुत सारी विदेशी कंपनियां आए और भारत के अंदर तमाम प्रकार के प्राइवेट कंपनियों का विकास हुआ, तमाम छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां खुलने लगे, मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, उत्पादन होने लगा। अब देखो प्राइवेट कंपनी भी उत्पादन कर रही है और विदेशी कंपनी भी उत्पादन कर रही है, दोनों मिलकर उत्पादन कर रहे हैं और सरकार भी उनके प्रति सहज है। अब सरकार भी बढ़ावा दे रहे, मतलब उनके मतलब प्रोत्साहन कर रहे, बढ़ावा दे रहे। अब क्या होगा, विदेशी कंपनी भी उत्पादन कर रही है और प्राइवेट कंपनी भी उत्पादन कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन होगा तो वहां क्या लगता है, केवल प्रोडक्शन होगा कि वहां पर मतलब रोजगार का साधन ही बढ़ेगा, क्या वहां पर इंप्लॉय नहीं लगेगी, तो वहां इंप्लॉय भी लगेगा, मतलब वहां रोजगार का साधन भी बनेगा। और जहां नौकरी बढ़ेगा, जहां सर्विस बढ़ेगा, तो साथ ही साथ तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, तृतीय क्षेत्र को क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, सेवा वाला क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जब विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो लोगों को इंप्लॉय दिया जाएगा, मतलब इंप्लॉयमेंट का साधन बनाया जाएगा, है ना, वहां पर रोजगार दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सेवा दिया जाएगा, तो इस तृतीय क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा। इनडायरेक्टली, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, तो तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि यहाँ सेवा मिलेगा, नौकरी मिलेगा। भाई बहुत सारी कंपनी आएगी तो उसमें तो नौकरी मिलेगी ही ना मिलेगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तरीके से तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी तृतीय क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि यहाँ सेवा मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। साथ ही साथ वहां मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, प्रोडक्शन को उत्पादन किया जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, बहुत सारी चीजों को उत्पादन किया जाएगा। जब उत्पादन होगा तो द्वितीय क्षेत्र का भी विकास होगा। मैंने आपको क्या बताया था, उत्पादन वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को। तो द्वितीय क्षेत्र का भी विकास होगा और तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। ये रिफॉर्म किया गया था, ये एक प्रकार से सुधार किया गया था, रिफॉर्म में सुधार होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, आर्थिक सुधार किया गया था। कब किया गया था, 1991 ईस्वी में किया गया था। 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार किया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, एलपीजी सुधार किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया गया था। किसकी सरकार में, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था। उसमें वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसमें वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने पूरा बागडोर अपने हाथों में लिया, तब जाकर के ये जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, अच्छे तरीके से हो पाया। तो उसके बाद से लेकर के 1991 से लेकर के आज तक, मतलब कि 2025 आने वाली है ना, नेक्स्ट मंथ में, लास्ट दिसंबर है, नवंबर दिसंबर है, उसके बाद जनवरी आ जाएगी, 2025 आने वाली है। तो 1991 से लेकर के मतलब आगामी 2025 तक ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली जो देखने को मिला था। कब, 1991 ईस्वी में, जुलाई, आई थिंक जुलाई का महीना था, 1991 ईस्वी में ऐसा समस्या देखने को मिला था। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में, जो हमारे जो फॉरेन करेंसी का जो बैंक है, जो भंडार है, उसमें महज 15 दिन के लिए भोजन बचा था, केवल 15 दिनों के लिए बचा था। वो सारा बागडोर संभाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, संभाले थे। तो उन्होंने सारा बागडोर संभाला और आर्थिक, इकोनॉमिक जो बोला जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, आर्थिक सुधार किया गया, एलपीजी सुधार किया गया था। जब एलपीजी का सुधार किया, तब जाकर के सिस्टम अपने हाथ में आया।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब एक प्रश्न उठना चाहिए आपके मन में कि देखो, जो एलपीजी का सुधार किया जो 1991 ईस्वी में किया, क्या उस समय 1947 में क्या नेहरू जी के समय भी हो सकता था एलपीजी सुधार हो सकता था? अब एक प्रश्न है भाई, हो सकता था क्या? नेहरू जी उस समय क्या उनके पास समझदारी नहीं थी? क्या उनके पास कोई ऐसा कोई बताने वाला नहीं था? जी नहीं। तो अब समझने की कोशिश करो, उस समय उनके पास बताने वाला था या नहीं था, ये बात की बात है। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भारत की जिस समय आजादी मिली थी तो उस समय हमारे पास इतनी पैसे नहीं था कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके। तो हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके, प्राइवेट कंपनी का विकास कर सके। जब हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी जब हम प्राइवेट कंपनी का विकास कर सके, तो क्या उस समय हमारे पास सेना होगा? क्या हमारे पास वायुसेना, थल सेना, नौसेना क्या हमारे पास होगी? बिल्कुल नहीं। उस समय हमारे पास सेना नहीं थी। जब हमारे पास सेना नहीं थी तो हम कैसे सेफ्टी कर पाते? और सर कुछ समझ नहीं आया, ये सेना आर्मी या कहां से बात आप ला दिए? देखो, समझने की कोशिश करो। जिस समय भारत को आजादी मिली, भारत की आजादी किससे मिली? अंग्रेजों से मिली। तो अंग्रेज कैसे रूप में आए थे, किस रूप में आए थे? तो अंग्रेज जो आए थे ना, देखो अंग्रेज जो आए थे 1608 ईस्वी में, पहला जो कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस ही पहला जो अंग्रेज था जो भारत में आया था 1608 ईस्वी में। तो अंग्रेज जो आया था वो किस रूप में आया था? व्यापारी के रूप में आया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना किया था 1600 ईस्वी में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पहला अंग्रेज आया था, पहला व्यापारी आया था 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंस आया था। अब सोचो, वो व्यापारी के भेष में आया, लेकिन व्यापार करते करते करते, हालांकि उसका उद्देश्य क्या था कि लूटना है, भारत को गुलाम बनाना, उसका तो यही उद्देश्य था ना। वो व्यापारी के भेष में आए थे, वो एक प्रकार से लुटेरे थे, डाकू थे, है ना? क्या थे? लुटेरे थे, डाकू थे। वो एक व्यापारी के भेष में आए थे। असल में उनका क्या था? उनका गुलाम बनाना था, भारत को लूटना था, राजनीतिक सत्ता कायम करना था। तो लोग मतलब व्यापारी के भेष में आए, तो धीरे 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 व्यापार करते 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 एक प्रकार से साम्राज्य बनाया, एक कॉलोनी बनाया। और जैसी कॉलोनी बन गई, उनकी साम्राज्य स्थापित हो गया, सारे सेनाएं, सारे बंदूक हथियार जो भारत में सप्लाई कर दिया गया। तो पहला युद्ध होता है 1757 में, प्लासी का युद्ध होता है। याद करो वो युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 सैनिक थे, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक थे। और जो सिराजुद्दौला के पास थे, उसके पास कितने थे? 18,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास, जो बंगाल का नवाब था। अब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, है ना, जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था, अब दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में लड़ाई हुआ। अब सोचो, 300 सेना, 18,000 सेना, जिसके पास 18,000 सैनिक था वो हार गया, 300 सैनिक वाला जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव 300 सैनिक वाला जीत गया। कैसे जीत गया भाई? उसका एक कूटनीति था। कूटनीति क्या था कि पता लगाओ कि हम तो वैसे भी 18,000 सैनिक से लड़ेंगे तो हम हारे जाएंगे, एक पता लगाओ कि इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो घूस देकर के, लालच देकर के मान जाए और सारे सैनिकों को बंदी बनवा ले, है ना, सारे सैनिकों को सरेंडर करवा दे। तो एक पता चला कि मीर जाफर नाम का एक व्यक्ति है जो सिराजुद्दौला का सेनापति है और सबसे श्रेष्ठ सेनापति माना जाता था उस समय, मतलब सिराजुद्दौला का सेनापति। लेकिन उसके मन में हमेशा लालच चलता था, गद्दी का लालच, सत्ता का लालच, है ना, किसी भी से किसी भी तरीके से बस एक बार बंगाल का नवाब बन जाए, बस किसी भी तरीके से एक बार बंगाल का नवाब बन जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता चलेगी कि मीर जाफर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के लालच है, गद्दी का लालच करता है, उसको राजनीतिक मतलब की राजनीतिक सत्ता कायम करना है, बंगाल का नवाब बनना है। तो रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, जैसे रॉबर्ट क्लाइव को पता चला तो मीर जाफर को अपने पर ले लिया, अपने में बुला लिया कि भाई आ जाओ हमारे सेना में मिल जाओ, अब मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, बस तुम्हें एक ही काम करना है, जो 18,000 सैनिक है बस इसको सिलेंडर करवा देना है, बंदी बनवा देना है। तो बस बंदी बनवाने हमारी मदद करो। और जब जिस दिन युद्ध होता है, मीर जाफर क्या करता है, सारे सैनिकों को 18,000 सैनिकों को सिलेंडर करवा करके बंदी बनवा दिया जाता है। 18,000 सैनिकों को बंदी बनवा दिया जाता है, मतलब पहले सिलेंडर करवाया उसके बाद बंदी बनवा दिया जाता है। अब बंदी बनवा दिया 18,000 सैनिकों को। अब बच गया मीर जाफर, वो बच गया सिराजुद्दौला, सॉरी बंगाल का नवाब बच गया सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का क्या होता है, उसको मरवा दिया जाता है। जब उसकी डेथ हो गई, जब उसकी मृत्यु हो गई, तब बच गया मीर जाफर जो सेनापति था। अब वही दोनों में तो वही बातचीत किया कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा, और अंत में यही होता है, उसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन कैसा नवाब होता है, वो एक प्रकार से कठपुतली नवाब होता है, मतलब अंग्रेजों के मतलब इशारों पर काम करता है, अंग्रेजों के हिसाब से वो काम करता है। जितने भी वो मतलब की राज्य व्यवस्था संभाल रहा है, जितनी भी वो चीजें कर रहा है, तो अंग्रेजों के अनुसार वो चल रहा है, अंग्रेजों के कहने पर चल रहा है वो। अब देखो, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। जो अंग्रेज के जो आए थे, व्यापारी के भेष में आए थे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पहला युद्ध जीता गया, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के जरिए उसका पहला परिणाम था, पहला सफलता था, उसने राजनीतिक सत्ता को कायम कर लिया, राजनीतिक सत्ता को कायम कर लिया, राजनीतिक गद्दी को हासिल कर लिया। हालांकि गद्दी पर नवाब के जो गद्दी था, गद्दी पर मीर जाफर को बनाया गया, वो डायरेक्ट नहीं बैठा। अगर डायरेक्ट बैठ जाता तो हो सकता है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय हो जाती कि भाई हमारी जो सरकार है, जो बंगाल का नवाब है, हमारा सरकार अंग्रेज कैसे हो सकता है, विदेशी आदमी कैसे हो सकता है, हमारे देश का होना चाहिए ना। हालांकि वो चाहता तो बंगाल का नवाब बन सकता था, लेकिन बंगाल का नवाब नहीं बना, वो बंगाल की गद्दी पर नहीं बैठा। वो क्यों नहीं बैठा कि देखो
जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, हो सकता है वो उसी समय क्रांति हो जाती थी। तो वो भली बातें जानता था, अंग्रेज जानता था कि मुझे डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठना, मुझे इशारों पर नचाना है, किसी कठपुतली नवाब को बैठाना और उसी के इशारों पर नचाना है, जो मैं बोलूंगा वही करेगा। अंत में वही हुआ, मिर्जाफर को कठपुतली नवाब बनाया और उसी के इशारों पर वो नाचता था, उसी के इशारों पर वो सारा काम करता था। आई बात समझ, उसी के इशारों पर वो सारा कार्य करता था। राजनीतिक निर्णय जितने भी लेने होती थी वो सारे उसी के अनुसार होता था, रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार होता था। तो इस प्रकार से वो प्लासी का युद्ध जीत गया, बंगाल को तो जीत लिया। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। याद रखना, डेट याद रखना, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। भारत की तरफ से 3 सेनाएं और अंग्रेज की तरफ से केवल एक सेना है, केवल एक सेना थी। और भारत की तरफ से 3 सेनाएं, कौन कौन सेना थी? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। 3 सेना इधर से लड़ रही थी और इधर से अंग्रेज की तरफ से अंग्रेजी सेना थी, केवल एक सेना थी। और अंत में यही होता है कि बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है। पहला प्लासी का युद्ध जीता गया, फिर बक्सर का युद्ध जीता गया और अंत में जब देखते हैं 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, उसके बाद कंप्लीटली उत्तरी भारत की पूरी सत्ता किसके पास आता है? अंग्रेजों के पास आ जाता है। राजनीतिक सत्ता, जिसके मन में जो इच्छा थी, जो लोभ से आया था, भारत आया था, जो सोच करके भारत आया था कि हम व्यापारी के वेश में जाएंगे और क्या करेंगे, वहां राजनीतिक सत्ता कायम करेंगे, राजनीतिक तौर से हम उसे गुलाम बनाएंगे, राजनीतिक सत्ता कायम करेंगे, राजनीतिक गद्दी को हम अपना हासिल करेंगे, राजनीतिक तौर से हम गुलाम बनाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज्यादा टैक्स कमाएंगे और ज्यादा यहाँ से हम लूट करके लेकर के जाएंगे, यहाँ से हम ज्यादा चीजें हम लूट करके लेकर जाएंगे, ज्यादा हम यहाँ से मुनाफा कमा के लेकर के जाएंगे। वही चीज हुआ, पहले प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता, फिर 1857 की जब क्रांति हुई वो भी हमारा विफल रह गया। 1857 की क्रांति वो भी सफल नहीं रहा, तो 1857 की क्रांति भी हम लोग विफल हो गए। तो ऐसे हम लोग देखते हैं तो 1757 से लेकर के 1700, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की जो शुरुआत होता है 1757 से लेकर के 1947 तक, तो कितने साल हो गए? लगभग 190 साल। 190 साल राजनीतिक गुलाम बनाया हमें, राजनीतिक गुलाम। इसके पहले वो क्या कर रहा था? इसके पहले 1757 से पहले वो केवल व्यापार, मतलब उसका पर्पस केवल व्यापार था। हाँ, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे पहले केवल उसका पर्पस क्या था? व्यापार पर्पस था, केवल वो व्यापारिक पर्पस आया था, वो ट्रेड के पर्पस आया था। लेकिन जब 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जब सिराजुद्दौला मारा गया तब से राजनीतिक सत्ता उसके पास आ गया। तब से माना जाता है 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 तक 190 साल, लगभग 200 साल बोला जाता है कि लगभग 200 साल तक राजनीतिक गुलाम बनाया। तो यही एक समस्या थी। अब सोचो, आया था किस वजह में? व्यापारी, एक विदेशी कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक विदेशी कंपनी थी, एक विदेशी कंपनी के रूप में आई थी, व्यापार करने आई थी। उसका उद्देश्य क्या था, समझ में आया आपको? तो अब याद करो 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी उस समय भारत के पास कोई सेना नहीं थी, सेना मजबूत नहीं थी। अगर सेना थी भी तो मजबूत नहीं थी, न ही थल सेना थी, न ही वायु सेना थी, नहीं तो नौ सेना थी, न ही सेना थी, न ही हमारे पास पुलिस प्रशासन थी, नहीं तो हमारे पास संविधान तक नहीं था। जब संविधान नहीं था, शासन नहीं था, प्रशासन नहीं था, हमारे पास कोई सेना नहीं थी, तो कैसे हम विदेशी कंपनी का आगमन देते? कैसे एलपीजी सुधार करते? एलपीजी सुधार उस समय हो पाता 1947 में? अरे बस नेहरू जी को कोई बताने वाला था या नहीं था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नेहरू जी को कोई बताने वाला था या नहीं था, इस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। प्रश्न इस पर उठना चाहिए, क्या उस समय एलपीजी सुधार का होना, क्या यह संभव हो पाता? क्या यह उचित था उस समय कि एलपीजी का सुधार कर पाते? अगर एलपीजी का सुधार होता तो विदेशी कंपनी भारत में आती तो वही समस्या होती कि हमारे पास आर्मी नहीं थी, पुलिस प्रशासन नहीं थी, संविधान नहीं था, तो हम कैसे रेगुलेट कर पाते विदेशी कंपनी को? कैसे हम मतलब कि अपने अंडर में रख पाते, कंट्रोल में रख पाते? कहीं वो विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो जाती तो फिर से हम गुलाम बन जाते। तो ये प्रशासन अंदर भय था, एक डर था कि जो हम जिस प्रकार से हमको आजादी मिली, इतना खून पसीना बहा करके जो आजादी मिली, कहीं वो दोबारा समस्या तो नहीं आ जाएगी। इसीलिए 1947 में एलपीजी का सुधार नहीं किया गया। सुधार कब हुआ? 1991 ईस्वी में एलपीजी का सुधार किया गया। तब से लेकर के अब आगामी 2 महीने बच गए, 2025 आने वाले, तो 2025 तक कभी भी इकोनॉमिक ऐसी कोई समस्या नहीं आई, आर्थिक समस्या कभी नहीं आई, क्योंकि 1991 ईस्वी में हमारा संविधान भी बढ़कर मतलब काफी विकास कर गया था। संविधान भी बनकर काफी विकास कर गया था, है ना। संविधान तो बनकर के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। लेकिन जब 1991 ईस्वी में आया तो हमारी आर्मी भी मजबूत हो गई और हमारी जो सेना थी, सेना आर्मी मजबूत होगी, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेना मजबूत होगी और साथ ही साथ हम संविधान में काफी हम आगे विकास कर गए थे, काफी आगे निकल गए थे। तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती कि एलपीजी सुधार करते कोई विदेशी कंपनी आती और फिर से गुलाम बना पाती। तो ये समस्या देखने को उस समय नहीं था, इसीलिए एलपीजी का सुधार 1991 ईस्वी में करना पड़ा। लेकिन 1947 में संभव नहीं था, उचित नहीं था।
तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टॉपिक केवल हमारा इतना ही था कि द्वितीय क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हो गया। समस्या यहाँ था कि यहाँ उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये एक प्रकार से एक समस्या थी, इसमें उत्पादन नहीं हो रहा था और प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जब समाजवादी अर्थव्यवस्था थी स्टार्टिंग में, तो उत्पादन नहीं हो रहा था और प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था। इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, कोई इंडस्ट्रीज कंपनी आगे ग्रो नहीं कर रही थी, विकास नहीं कर रही थी, तो यही समस्या थी। आज की वीडियो हम लोगों ने देखा। तो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक गहराई से अध्ययन किया कि आखिर एलपीजी का सुधार क्या है 1991 में, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जब हमें आर्थिक सुधार करना पड़ा, एलपीजी सुधार करना पड़ा था। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।